आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। भारी गले से हेलो गुड इवनिंग। 12 सितंबर की शाम है और यह है पॉडकास्ट दिन भर। मेरा नाम नितिन ठाकुर। सीधी सादी जबान में आज आपको छत्तीसगढ़ में बीजेपी की स्थिति बताएंगे। उन्होंने परिवर्तन यात्रा को तो आज झंडी दिखा दी, लेकिन जमीन पर बदलाव की आहट वैसी है भी या नहीं, शुरुआत यहीं से। जुनैद नासिर हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर को आज हरियाणा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नूह हिंसा को भड़काने के भी उस पर आरोप हैं। तो मोनू उर्फ मोहित का क्या होगा ये बताएंगे। हाँ, बता ये नहीं पाएंगे कि चीन के रक्षा मंत्री कहाँ हैं। बात विचित्र है लेकिन है। पहले विदेश मंत्री गायब थे, अब रक्षा मंत्री ली शांगफू के बारे में कहा जा रहा है कि उनका 2 हफ्ते से कुछ अता पता ही नहीं है। वो गायब हुए या किए गए। चीन जैसी महाशक्ति से ऐसी खबरें क्यों आती रहती हैं, ये जानेंगे। और आखिर में बात कैंसर और लीवर की नकली दवाओं की। भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं। ड्रग कंट्रोलर ने चेतावनी भी दी है। हम आप इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, ये एक्सपर्ट से पूछेंगे। आखिर में भौचक खबर, जिसमें बात करेंगे कि किस तरह भारत की फुटबॉल टीम में ज्योतिषी की सलाह पर खिलाड़ियों को चुना गया। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनिए सूरज कुमार से। शुक्रिया नितिन। मोनू मानेसर हरियाणा में गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस को सौंपा गया। चुनाव कर्मचारी सुविधा केंद्रों पर ही करेंगे वोट। पहले घर ले जाते थे पोस्टल बैलेट, अब तय सीमा से लौटाना होगा। नई संसद में अधिकारी पहनेंगे गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट, मार्शल्स के लिए मणिपुरी पगड़ी। अब 5 जजों की बेंच के पास राजद्रोह कानून। कोर्ट का निर्देश, सभी डॉक्यूमेंट्स सीजीआई के सामने करें पेश। केरल में निपाह वायरस से 2 की मौत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य में भेजी विशेषज्ञ टीम। चंद्रबाबू नायडू की हाउस कस्टडी याचिका खारिज, सीआईडी के तर्क से सहमत हुए न्यायाधीश। टीएमसी सांसद नुसरत जहां से ईडी की पूछताछ, सीनियर सिटीजन से फ्लैट बिक्री में धोखाधड़ी का मामला। और सुप्रीम कोर्ट का आसाराम की जमानत याचिका की सुनवाई से इनकार, कहा सजा के निलंबन के लिए हाई कोर्ट जाएं। यह है दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। हर घड़ी इलेक्शन मोड में रहने वाली बीजेपी कल शाम मध्य प्रदेश की उलझन दिल्ली में सुलझा रही थी, तो आज सुबह लाव लश्कर के साथ वो पहुंच गए छत्तीसगढ़। कहा तो जा रहा था कि अमित शाह या दंतेवाड़ा से एक परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहू। उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। लयात्मक जबान में उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को लताड़ा भी। यह यात्रा राज्य की अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली, विकास विरोधी, जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंक कर छत्तीसगढ़ को खुशहाली की ओर ले जाने के लिए, छत्तीसगढ़ को तरक्की की ओर ले जाने के लिए यह यात्रा प्रारंभ हो रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव को 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। भूपेश बघेल से कुर्सी छीनने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। आज जो यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू हुई वो है दूसरे चरण में। 16 सितंबर को सरगुजा के जशपुर से निकाली जाएगी और 18 सितंबर को बिलासपुर में समाप्त होगी। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गृह संभाग है, वहीं सरगुजा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का है। 2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा और बस्तर की सारी सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई थीं। सवाल है कि इस परिवर्तन यात्रा को लेकर बीजेपी असल में क्या सोच रही है। आज कौन पहुंचा, कौन नहीं पहुंचा, और ये सब हमने पूछा छत्तीसगढ़ में आज तक रेडियो रिपोर्टर सुमी राजप्पन से। ये परिवर्तन यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 20 साल बाद वापस निकाली जा रही है छत्तीसगढ़ में। पहले ये यात्रा निकाली गई थी 2003 में और उस समय भी काफी बड़े चेहरे, डॉक्टर रमन सिंह, दिलीप सिंह जुदेव, जो अब लेट दिलीप सिंह जुदेव हो चुके हैं, वो सारे बड़े बड़े चेहरे इसमें जुड़े हुए थे। नंद कुमार साय जो अब कांग्रेस के साथ हैं। 2003 में भी बहुत बड़े बड़े चेहरों ने इसका नेतृत्व किया था। 3 चरणों में उस समय भी निकाला गया था। इस बार ये 2 चरणों में निकाला जा रहा है। दंतेवाड़ा में आज के परिवर्तन यात्रा को अरुण साहब के नेतृत्व में निकाला जा रहा है। अरुण साहब भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रेसिडेंट है। और जो दूसरा लेग है जो सरगुजा से निकाला जाएगा, सरगुजा के जशपुर जिले से निकाला जाएगा 16 तारीख को, उसका नेतृत्व डॉक्टर रमन सिंह करेंगे। और ये दोनों चरणों में परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी और इसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे वो देखने को मिलेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शायद राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी शामिल होंगे, लेकिन किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ओम माथुर जो इंचार्ज है वो नजर आएंगे, जो नितिन नबीन जो को इंचार्ज है वो भी इसमें नजर आएंगे। डॉक्टर रमन सिंह जशपुर से निकालेंगे जरूर, लेकिन
अरुण साहब यहाँ पे नेतृत्व करेंगे। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि जितने भी बड़े जो लीडर्स हैं, महेश गागड़ा जो बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं आपके पूरे बस्तर डिवीजन के, वो भी इसमें शामिल होंगे और कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जितने भी प्रोमिनेंट फेसेस हैं बीजेपी छत्तीसगढ़ यूनिट के, वो इसमें नजर आएंगे। सेंट्रल लीडरशिप के इसमें अमित शाह नजर आने वाले थे, वो खुद ही इसको फ्लैग करने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से, कोई बैड वेदर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अमित शाह अभी से हरी झंडी नहीं दिखा पाएंगे। अच्छा सुमी, बीजेपी ने बस्तर के दंतेवाड़ा को जो चुना इस यात्रा की शुरुआत के लिए, तो एक तो वजह मुख्यमंत्री का गृह संभाग होगा ही, इसके अलावा क्या और इन इलाकों में परंपरागत तौर पर मतदाता किसके साथ रहे हैं? बिल्कुल, वोट बैंक के लिहाज से तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिविजन्स हैं, इन्हीं दोनों डिविजन्स में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था और कांग्रेस ने पूरी की पूरी सीट्स यहाँ से लेके गए थे। टोटल 26 सीट्स हैं इन दोनों डिविजन्स में जो पड़ते हैं। सरगुजा में 12 सीट्स हैं और सरगुजा में 14 सीट्स हैं और बस्तर में 12 सीट्स हैं। तो 26 सीट्स पर कांग्रेस ने अच्छा खासा अपना पकड़ बना लिया था और इसी के चलते इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने 2018 के परफॉर्मेंस को वापस रिपीट ना करे, जो उनका ऑल टाइम लोवेस्ट परफॉर्मेंस रहा है आज तक की छत्तीसगढ़ की इतिहास में, पॉलिटिकल हिस्ट्री में। तो वो उसे रिपीट बिल्कुल नहीं करना चाह रहे और इसलिए उन्होंने ये दो डिविजन्स को चुना है इस बार, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बीजेपी हमेशा से अगर कांग्रेस के कंपैरिजन काफी स्ट्रांग रहती है और इसीलिए इस बार भी देखा जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में उनका फोकस एज कंपेयर्ड टू दंतेवाड़ा या बस्तर या सरगुजा, बीजेपी का जो फोकस मैदानी क्षेत्रों में थोड़ा सा कम है, क्योंकि वहां पर उनकी स्थिति बेटर है। पिछले 2018 के मद्देनजर उनकी स्थिति मैदानी क्षेत्रों में बेटर है, इसलिए इस बार सरगुजा और बस्तर में खास फोकस दिया जा रहा है और इसलिए इन दो डिविजन्स को चुना गया है परिवर्तन यात्रा के लिए। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा यात्रा वो निकालने की पूरी तैयारी में है और इसलिए इन दो डिविजन्स को चुना गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटर्स के साथ कनेक्ट करना इस यात्रा के जरिए। जी, 2018 में मुझे याद आ रहा है जैसे कोई आंधी आई थी और बीजेपी छत्तीसगढ़ से एकदम ही साफ हो गई थी सुमी। आदिवासी वोटर्स का रुझान उसमें बड़ा अहम रहा था। इस बार आपको कुछ सूरत बदलती हुई नजर आती है? बिल्कुल, कोई भी यात्रा अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यात्राएं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी निकाले, ऐसी यात्राओं के थ्रू जो वोट बेस होता है वो आपका अच्छा बहुत गैदर हो पाता है, आपका मोमेंटम बन पाता है ग्राउंड पर। और इसीलिए ये यात्रा बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस यात्रा से पहले अगर आप देखेंगे तो जो मिडिल ऑर्डर है, जो मिडिल नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो अभी भी उतना ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे जो वर्कर्स है उनको एक्टिवेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ी है और वो जब एक्टिवेटेड हुए हैं उसके बाद ये यात्रा निकाली जा रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस यात्रा को निकालने में देर भी हो गई है और कांग्रेस वही अपनी यात्राएं और अपनी जितनी भी कनेक्ट करने वाली जो उनकी जो चीजें हैं, मूवमेंट्स है, लगातार संकल्प शिविर हो, भेंट मुलाकात हो, जिसमें खुद चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जाके शामिल हुए हैं, लोगों से संवाद किया है उन्होंने, उसके अलग अलग एडिशंस भी किए उन्होंने, लोगों के प्रॉब्लम सुने हैं, उसका रेजोल्यूशन निकाला है। तो वो सारी चीजें कांग्रेस करने में काफी इस दौड़ में आगे रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरी यात्राओं के दौड़ में इलेक्टोरली थोड़ा पीछे होते हुए नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, यात्रा निकाली जा रही है, वोटर से कनेक्ट जरूर किया जाएगा 16 दिनों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस वे में वो अपनी रणनीति तय करती है लोगों से कनेक्ट करने में परिवर्तन यात्रा के थ्रू, क्योंकि ऐसी परिवर्तन यात्राएं जब 2003 में निकाली गई थी 3 चरणों में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सक्सेसफुल रही है। ये जो परिवर्तन यात्रा की पूरा मॉडल है इनके लिए काफी सक्सेसफुल रहा है और इसलिए आशीर्वाद यात्रा भी निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी परिवर्तन यात्राएं निकाली जा रही है, तो उनका ये एक सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है। लेकिन इस बार कितना वो कन्विंस हो पाएंगे भूपेश बघेल को घेरने में, उनकी नीतियों को घेरने में, वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा और इलेक्शंस के टाइम पे ही हमें पता चल पाएगा कि कितना ये यात्रा है वोट में कन्वर्ट हो पाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुमी आपका। जिस तरह आज महाराष्ट्र का सतारा चर्चा में है, हिंसक झड़प और उसके बाद इलाके में धारा 144, इंटरनेट बंदी, एक शख्स की मौत और 10 लोगों के घायल होने की खबरों से, वैसे ही पिछले महीने हरियाणा का नूह और मेवात का इलाका भी चर्चा में था। हिंसक तस्वीरें आ रही थीं, बयान आ रहे थे। हिंसा भड़काने वाले जो कुछ विलन थे उनमें एक नाम मोनू मानेसर का था, जो बतौर बजरंग दल का नेता खुद को गौरक्षक कहता था। अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे मोनू मानेसर की रक्षा आज कोई नहीं कर पाया। हरियाणा की नूह पुलिस ने मोनू को हिरासत में ले लिया। मोनू ने नूह में ब्रजमंडल यात्रा से कुछ दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने कहा था कि उस यात्रा में शामिल होगा और फिर क्या, फिर तो इलाके में टेंशन बढ़ गई थी। तनाव बढ़ने की वजह थी भिवानी में जिंदा जलाए गए नासिर जुनैद के हत्याकांड में मोनू मानेसर के शामिल होने का आरोप। 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी की यह घटना थी, जब एक बोलेरो गाड़ी में नासिर जुनैद की जली हुई लाशों को पाया गया था। बहरहाल आज मोनू मानेसर की जो गिरफ्तारी हुई वह किन आरोपों के तहत हुई, किस तरह की लीड मिली,
ये हमने पूछा इस खबर को लगातार कवर कर रहे इंडिया टुडे टीवी जयपुर ब्यूरो के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट जय किशन शर्मा से। देखिए, मोनू मानेसर की जो गिरफ्तारी हुई है हरियाणा पुलिस ने करी है। जो राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया है वो यही है कि हरियाणा पुलिस और राजस्थान पुलिस दोनों ही काफी टाइम से जो है वो मोनू मानेसर की तलाश में थे और फिर उसकी निगरानी रखी जा रही थी, उसके गुर्गों की ऑनलाइन टेक्निकल सर्वेलेंस जो भी करके फिर पता चला कि आज उसकी लोकेशन पता चली और उसके बाद में हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस को भी सूचित किया और आईटी के अंदर हरियाणा पुलिस ने जो है मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया है। और जो हमारे सूत्रों ने बताया बेलेबल ऑफेंस है, जिन धाराओं में बुक करा है, तो यहाँ से बेल मोनू मानेसर लेता है तो आज ही जो है राजस्थान पुलिस उसे फिर नासिर और जुनेद हत्याकांड का जो मामला था उसमें अरेस्ट करेगी और फिर भरतपुर लेकर जाएगी। जय किशन, हरियाणा पुलिस क्या मोनू को राजस्थान पुलिस को सौंपेगी और पुलिस की कार्रवाई अब यहाँ से आगे किस तरह से बढ़ने वाली है? देखिए, एक लीगल फॉर्मेलिटी है जिसे समझना होगा कि अभी हरियाणा पुलिस की ने भी उसकी जो मुकदमा दर्ज कर रखा था वो दुरुपयोग था मोबाइल और संचार इन चीजों का और आईटी एक्ट की धाराओं में बुक करा था। तो यहाँ से एक बार कोर्ट में पेश कर दे हरियाणा पुलिस, उसके बाद में वहां से राजस्थान पुलिस को लीगल फॉर्मेलिटीज के बाद में सौंपा जाएगा मोनू मानेसर को। और फिर नासिर और जुनेद हत्याकांड जो कि फरवरी में हुआ था, उस मामले के अंदर मोनू मानेसर जो है मुख्य आरोपी है। षड्यंत्रकर्ता के रूप के अंदर मोनू मानेसर का नाम सामने आया है और उसे कल फिर जैसे ही राजस्थान पुलिस कस्टडी में लेती है सबसे पहले कोर्ट में पेश करेगी और उसकी रिमांड मांगेंगे, जिसके बाद में फिर आगे केस में जो इन्वेस्टिगेशन फिलहाल लंबित है 6 लोगों के ऊपर जो है चार्जशीट दायर की जा चुकी नासिर जुनेद हत्याकांड में। मोनू मानेसर और 2-3 अन्य आरोपी के विरुद्ध जो मामला है वो जांच जो है वो लंबित है। तो ऐसे में अब मोनू मानेसर से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद में नासिर जुनेद केस को और आगे लेकर जाया जा सकेगा। जी, शुक्रिया जय किशन। समाचार पत्र जब आता है अखबार, वहां एक कोना भी होता है जहां वर वधू की हसरत, कुछ खोया कुछ पाया वालों की कसरत विज्ञापन की शक्ल में छपती है। लेकिन आज वर्ल्ड यानी दुनिया जहान वाले पन्ने पर एक खबर छपी थी गुमशुदगी की। स्वाभाविक भी था उसका छपना, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और महाशक्ति के डिफेंस मिनिस्टर कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते से गायब है। चीन के रक्षा मंत्री हैं ली शांगफू। उन्हें आखिरी मर्तबा 29 अगस्त को देखा गया था। इस दिन चीन अफ्रीका शांति और सुरक्षा फोरम की बैठक थी। चीन में ताकतवर लोगों का यूं गायब हो जाना कोई नई बात तो नहीं है। विदेश मंत्री क्विन गांग, बिजनेस टाइकून जैक मा से लेकर मशहूर एक्ट्रेस फैन बिंगबिंग लंबे वक्त तक गायब रहीं। सबकी अपनी अपनी वजह थी, लेकिन सरकार के 2 अव्वल रैंक के मिनिस्टर्स का गायब होना क्यों चीन की साख पर एक बट्टा है, इस सवाल पर तो आएंगे। उससे पहले ये जानने के लिए कि रक्षा मंत्री ली शांगफू के लापता होने की पूरी कहानी क्या है, बात यह भी कि पूरी कहानी है या कहानी का महज एक सिरा है हमारे पास, ये हमने पूछा BR दीपक से, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में सेंटर ऑफ चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज में पढ़ाते हैं। देखिए, ये काफी समय से कुछ इसकी संभावना थी। एक तो सबसे पहले जो कम से कम 10 महीने पहले जो अमेरिका के एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट छपाई थी, उसका टाइटल था द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चाइना's जो PLA रॉकेट फोर्स है। और ये काफी बड़ी रिपोर्ट थी, 255 पेज की रिपोर्ट थी, जिसमें बहुत सारे तथ्य थे। यहाँ तक कि जो उनकी रॉकेट फोर्स है उसके पोजीशंस, कितना अम्युनिशन है उनके पास, यहाँ तक कि जो यूनिट कौन कौन से डिप्लॉय हैं, उनके जो रैंक क्या क्या हैं, बहुत सारी डिटेल में जानकारी थी। और इससे पता चलता है कि जो रॉकेट फोर्स में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो इसके चलते हुए जिस तरह से हमने देखा कि चीन के जो विदेश मंत्री थे वो भी घेरे में आ गए थे, इसी के चलते, हालांकि इस पे ज्यादा चर्चा जो मीडिया में ज्यादा नहीं हुई, तो एक तो जो संदिग्धता है उस समय से बनी थी कि रॉकेट फोर्स में काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। और खास करके फिर जब 31 अगस्त को, अब आपने देखा भी होगा कि जितने भी जो न्यूज मीडियम है उनमें भी ये बात उभर के आई कि
जो 2 कमांडर है रॉकेट फोर्सेस के, उनको निष्कासित कर दिया गया। और जो उनके पुराने डिफेंस मिनिस्टर थे और सीएमसी के जो डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं जुबई फंग, उस पे भी उनकी उंगलियां उठती है। और साथ के साथ जो अभी के जो डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू हैं, जिन पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा के रखे हैं, वो भी इसके घेरे में आ रहे हैं। तो ये माना जाता है कि 2017 से लेकर के अब तक जितनी भी जो रॉकेट फोर्स है चीन की, उसमें जितनी टेंडरिंग हुई है, उसमें क्या बदमाशियां हुई, उसमें क्या करप्शन हुआ है, उसकी जांच पड़ताल के आदेश शी जिनपिंग ने दे दिए हैं। तो इसीलिए ली शांगफू जो अभी के जो डिफेंस मिनिस्टर, हालांकि अभी भी अफवाहें हैं, तो ली शांगफू के साथ साथ जो पुराने नए, ऐसा प्रतीत होता है कि जो 11 उनके जो अफसर है, बड़े से लेकर के छोटे स्तर पर, उनको निष्कासित कर दिया। लेकिन हालांकि ये सारे जो हवाले हैं, इसकी कोई पुष्टि नहीं की है अभी तक, और चीन तो ऐसी पुष्टि करता भी नहीं है। तो ये जो चीन के जो सोशल मीडिया है, तो इसमें तरह तरह की जो खबरें छपने को आ रही है, तो इसी से जो हमारी भी जानकारी यहीं तक सीमित है। दीपक जी, क्या इसके पीछे महज करप्शन से जुड़ा मसला है या कुछ आपसी खींचतान है जो कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर चलती रही हो, जिसका सहारा लेकर अब राष्ट्रपति शी शिकंजा कस रहे हैं इन लोगों पर? नहीं, देखिए, जहां तक क्लिनजिंग का सवाल है, जो सफाया करना है, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो पीएलए हो, फिर चाहे वो जो पॉलिटिकल लीगल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पब्लिक सिक्योरिटी हो, इसका मतलब जैसे शी जिनपिंग सत्ता पे आए हैं तभी से खास करके जो एंटी करप्शन है उसकी आड़ में तो ये सब सफाया हो रहा है। हम देखते हैं कि इससे पहले भी जो पीएलए के जो बड़े जनरल थे, शिसाई हो और जो पोशुंग है, उन पर भी शिकंजा कसा गया था, और उसके बाद तो बहुतों पर कसा है। तो ये जो कह सकते हैं कि जो पार्टी के अंदर और पीएलए के अंदर किस तरह से जो कह सकते हैं कि संघर्ष का दौर है, तो इसका भी एक रूप हमें देखने को मिलता है। और कह सकते हैं कि जो नया काल है, शी जिनपिंग कहते हैं उसको शीर्ष है, तो इसमें लग रहा है कि शी जिनपिंग की जो पकड़ है, और जो खास करके जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको मैंडेट दिया है कि वो जिंदगी भर के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने हर जो लीडिंग ग्रुप है, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे वो पब्लिक सिक्योरिटी हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, तो सब में अपने आप को उसका मुख्य बना के रखा है। ऐसी स्थिति में जितनी शी जिनपिंग के पास ज्यादा शक्तियां आती है, मुझे लगता है कि वो उतना ही अपने आप को एक कमजोर और संदिग्ध स्थिति में अपने आप को महसूस करते हैं। और यही कारण है कि जैसे जो G20 जैसे जो बड़े सम्मेलन है, उसमें भी उनकी शिरकत नहीं हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर बी आर दीपक। इस तरह की खबरें जाहिर तौर पर चीन जैसे शक्तिशाली मुल्क की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने के लिए काफी हैं। शुद्ध देसी घी जिस मुल्क में बिकता हो, वहां क्या असली है क्या नकली, इसका फर्क लगा पाना उतना ही कठिन है जितना कमजोर आंख वालों के लिए सुई में धागा डालना। ऊपर से अब तो साहब डीप फेक का जमाना है और किसी चीज में मिलावट एक पल को भी चल जाए, लेकिन अगर दवा नकली हो तो बस फिर तो आफत ही आफत है, वो भी लीवर और कैंसर जैसी क्रिटिकल बीमारियों की। और ये हम नहीं कह रहे, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिनका काम ही है दवाओं की क्वालिटी और उनके रेगुलेशन का ख्याल रखना, वो कह रहे हैं। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि लीवर की दवा डिफिटेलियो और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन एडसेट्रिस के नकली वर्जन्स बाजार में मौजूद हैं और इनसे सख्ती से निपटने की जरूरत है। दरअसल इसे WHO के अलर्ट पर DCGI ने राज्यों और दूसरी जरूरी संस्थाओं को एडवाइजरी भेजी है। और सवाल तो यह है कि नकली वर्जन्स किस फॉर्म में बाजार में उपलब्ध हैं, इनके नुकसान किस तरह के हैं। और ये हमने पूछा यूके में नेशनल हेल्थ सर्विस में डॉक्टर हैं अविरल वत्स, उनसे। जी, जो डेफिटेलियो है या उसका जो केमिकल नाम है वो डिफिब्रोटाइड है, वो यूज होती है लिवर की कंडीशंस को ट्रीट करने में। जो एडसेट्रिस है, जिसका की केमिकल नाम है ब्रेंटुक्सिमैब वेडोटिन, वो दवा जो है वो एक तरह का एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट है और वो हॉजकिंस लिम्फोमा नाम का एक कैंसर कह लीजिए, उसको ट्रीट करने में यूज होती है। और दूसरा उसका यूज एक एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, दोनों ब्लड कैंसर्स में ये यूज में आती है। दोनों दवाएं जो हैं ये क्रिटिकल हैं सीवियर हेल्थ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। अगर हम जनरली लें तो जो फेक मेडिसिन हैं उसके
जो रिस्क हैं उसमें इनइफेक्टिवनेस आ सकती है कि वो काम नहीं करेंगे जिस काम के लिए उनको यूज किया जा रहा है, उनके एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं, काफी अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। जब हम एक मेडिसिन लेते हैं तो उसका जो इंटरेक्शन है वो कैसे दूसरी दवाओं के काम पे असर करती है वो भी हमें मालूम नहीं। अगर वो फेक मेडिसिन है तो वो कितना असर करेंगी, इससे जो आपके ओवरऑल जो हेल्थ रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। कई बार कॉम्प्लिकेशंस और इवन डेथ होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। और हाँ, जो पैसे जो आपने पैसे लगाए हैं उसकी जो वेस्टेज है उससे आपकी जो इकोनॉमिक बर्डन है वो तो बढ़ती ही है। स्पेसिफिकली अगर हम डेफिटेलियो की बात करें तो ये जो है वो लिवर ट्रीटमेंट के लिए हम बीमारी के लिए हम यूज करते हैं। तो जो काउंटरफीट वर्जन होगी उससे जो एक अगर हम सिंपल चीज लें तो ट्रीटमेंट जो है वो इनफेक्टिव रहेगा और उसके चलते जो बीमारी है वो आगे बढ़ सकती है काफी, और लिवर फेलियर जैसी जो नतीजा है वो भी सामने हो सकता है या और सीवियर लिवर कंडीशन इससे हो सकती है। जो एडसेट्रिस है वो भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ कैंसर को ट्रीट करने के लिए ली जाती है। अगर हम उसकी काउंटरफीट या जाली वाली दवाई लेंगे तो उससे जो प्रोग्रेशन है कैंसर का वो बढ़ सकता है, उसको हम रोकने में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि अगर दवाई असर नहीं करेगी और इसके चलते जो कैंसर सेल्स हैं वो बढ़ सकते हैं। आम लोग कैसे से पहचान सकते हैं हम जैसे कि भाई ये दवा असली है नकली? आम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि वो कैसे इस चीज़ को पहचाने कि जो दवा है वो असली है कि नहीं। उसमें मोटा मोटा तो देखकर अगर आपको असली दवा जो है वो आपके पास उसका कुछ खाली शीशी या उसकी पैकेजिंग है तो उसको कंपेयर करके आप देख सकते हैं। अगर कोई फ़र्क लग रहा है तब आप मत लीजिए। सील्स और लेबल्स को डबल चेक कीजिए। अगर आपने पहले यूज़ की है असली वाली दवाई तो उसकी क्या कलर है, क्या अपीयरेंस है, वो दिखती कैसी है, उसका साइज़, शेप, टेक्सचर, वो सब चीज़ें जो हैं वो काम में आ सकती हैं। आप ऐसे सोर्स जो है जहां से आप खरीद रहे हैं वो ऑथराइज्ड डीलर से ही लीजिए, वो अनऑथराइज्ड डीलर से बिल्कुल मत लीजिए। अगर आपने ऑनलाइन भी वो दवाएं लेनी है तो जो लाइसेंस्ड कह लीजिए या जो क्रेडिटेड फार्मेसीज हैं ऑनलाइन सिर्फ उन्हीं से लीजिए। ऐसी वेबसाइट से आप बिल्कुल मत लीजिए जिनको प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं चाहिए। ऐसी चीजों की जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो दवाएं दे सकते हैं जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, वैसों से आप बिल्कुल भी मत लीजिए क्योंकि वो अक्सर फेक हो सकती है। जो आपने जहां से खरीदी है उनकी रसीदें, उनकी जो इनवॉइसेस हैं वो सब रखिए क्योंकि उसमें भी आपको जो फार्मेसी है उसके एड्रेस वगैरह, लाइसेंस नंबर उसमें अक्सर होने चाहिए जिससे कि क्रेडिबिलिटी बन सकती है। आप अपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं जिन्होंने प्रिस्क्राइब की है उनसे आप जरूर बात कीजिए। उनसे उनको आप दिखा सकते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन को यूज करते हैं तो उनसे जरूर बात करके इसको वेरीफाई कर लीजिए क्योंकि महंगी भी है और इसका जो इलाज के लिए जिसके लिए काम लाते हैं वो भी बहुत स्पेसिफिक है। तो बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात कर लेंगे तो। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविरल। और अब आखिर में भौचक आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। स्पोर्ट्स की किसी टीम में चुने जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत सारी मेहनत, फिटनेस, स्टैमिना, खूब प्रैक्टिस और ट्रायल्स में परफॉर्मेंस। यही लगता है ना आपको? नहीं भाई साहब, ये जरूरी नहीं है। कम से कम भारतीय फुटबॉल टीम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारतीय फुटबॉल टीम में सिलेक्शन के लिए एक चीज और बहुत जरूरी होती है और वो है आपके ज्योतिष वाले ग्रहों की स्थिति। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भारतीय टीम किसी बड़े मैच से पहले खिलाड़ियों के सिलेक्शन के लिए पहले ज्योतिषी से पूछती थी और ज्योतिष जिस खिलाड़ी का नाम बताता था उसको ही टीम में मौका मिलता था। 9 जून 2022 को कोलकाता में एशियाई कप क्वालिफायर मैच में भारत बनाम अफगानिस्तान के मैच से 48 घंटे पहले नेशनल फुटबॉल टीम के कोच इगोर स्टिमक ने दिल्ली एनसीआर के एक ज्योतिषी को लिस्ट भेजी थी। ज्योतिषी का नाम है भूपेश शर्मा। शर्मा जी ने मैच के 11 पॉसिबल खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट मांगी और कुछ ही घंटों में शर्मा जी ने हर नाम के सामने अपने कमेंट्स के साथ जवाब दिया। कुछ खिलाड़ियों के नाम के सामने उन्होंने लिखा कि इनके ग्रह नक्षत्रों की चाल सही नहीं है, जिसके बाद 2 खिलाड़ियों को टीम में जगह नहीं मिली क्योंकि उनके सितारे कोट अनकोट अनुकूल नहीं थे। अब रिपोर्ट आने के बाद फुटबॉल एसोसिएशन ने इस बारे में कोई भी जवाब देने से मना कर दिया है और ज्योतिषी शर्मा जी भी बात करने को राजी नहीं है। लेकिन सोचिए कि अगर ये तरीका इतना ही कारगर है तो इसे आगे क्यों नहीं बढ़ाया जाता है? भाई मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले तो देश में चुनाव बंद करवा देने चाहिए। भाई हर पार्टी अपने अपने पार्टी का जो नेता है उसका नाम इन ज्योतिष जी को दे और ज्योतिष जी महाराज सभी नामों को देखकर बता देंगे कि कौन सा नेता देश के लिए बिल्कुल सही है ना?
तो क्यों बिला वजह देश के करोड़ों अरबों रुपए खराब करना। ज्योतिष विद्या के जरिए हम कम वक्त में बिना खर्चे के देश के लिए सबसे अनुकूल नेता ढूंढ लेंगे। सही है ना? जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। और आज चूंकि है मंगलवार तो हेलो डॉक्टर का नया एपिसोड आ गया है। इस बार बात हुई है रेबीज की। कैसे बचें इससे, क्या इसका इलाज है, कुत्ते के काटने के बाद पानी से घबराहट क्यों होने लगती है, तो प्लीज सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा radio@aajtak.com पर। आज का दिन में प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने और साउंड मिक्सिंग कर रहे हैं सचिन द्विवेदी। और थोड़े से जुकाम के साथ मेरा नाम है नितिन ठाकुर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थोड़ा बच के रहिएगा और हाँ, आज तक रेडियो सुनते रहिएगा।